नमस्कार दोस्तों। ये क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि आज इस क्लास में मैं आप सभी के लिए जीके जीएस का पूरा निपटारा करने वाला हूं। ध्यान से क्लास को पढ़ना। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी के हर एग्जाम के लिए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एन इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। यानी कि साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? तो वैसे इसका आंसर हमारा आर्टिकल 15 होगा, लेकिन अन्य भी आर्टिकल हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो आर्टिकल 17 है, हमारा आर्टिकल जो 17 है, इसका जो मतलब है ये किससे संबंधित है? ये है छुआछूत का अंत। क्या है सर? छुआछूत का अंत। ये इसका यानी कि जो अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं, अनटचेबली, इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबली, जो है इसका अंत होता है इससे, इस आर्टिकल में। अगर बात करें आर्टिकल 18 की, जो आर्टिकल 18 में हमारा क्या है? आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। ठीक है। अगर बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, आर्टिकल 21A में क्या है सर? आर्टिकल जो 21A है, इसमें हमारा क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार है। इस बात को भी याद रखना है। शिक्षा का अधिकार जो हमारा किस में है? आर्टिकल 21A में है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की, तो अनुच्छेद 23 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में क्या है? इसमें मानव तस्करी पर रोक है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर को ना ही बेच सकता है और ना ही उसके ऊपर धंधा उद्योग कर सकता है। तो मानव तस्करी आर्टिकल 23। आशा करता हूं कि इतने अनुच्छेदों को आप समझ चुके हैं। और आपके लिए एक और जो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32। जो अनुच्छेद 32 है, जो कि इसको हम कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने? 5 प्रकार की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आशा करता हूं कि यहां तक आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? देखिए, जो अगला प्रश्न है वो है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। यानी कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, आज सभी जो क्रांतियां हैं उनको आज हम एक ही टॉपिक में, एक ही क्वेश्चन में सभी को समाप्त कर देंगे। देखिए, जो कपास है, इसका आंसर क्या हुआ? कपास। सिल्वर फाइबर जो है कपास से संबंधित है। लेकिन हम अन्य जो जितनी भी हमारी क्रांतियां हैं उनको एक ही टॉपिक में क्लियर करेंगे। देखिए, जो मछली है, मछली को हम बोलते हैं, इसका मतलब जो मछली है वो नीली क्रांति से, किससे? मछली जो है नीली क्रांति है। ठीक है। अगर बात करें तिलहन, किसकी? जो तिलहन है, इस तिलहन में क्या आता है? ये हमारी पीली क्रांति है। क्या है सर? पीली क्रांति नील। क्योंकि जो तिलहन है और इसके साथ सरसों भी पीली क्रांति में आती है, इस बात को मत भूलेगा। अगर बात करता हूं साथियों, प्याज और झींगा मछली, जो हमारी प्याज और झींगा मछली है, ये हमारी आती है किसमें सर? ये हमारी आती है किसमें? गुलाबी क्रांति। कहाँ पर? गुलाबी क्रांति में क्या आती है? प्याज और झींगा मछली गुलाबी क्रांति में आती है। इस बात को याद रखना। अगर बात करूं सर, टमाटर जो मांस है, टमाटर और मांस, वो किस क्रांति है? तो ये क्रांति हमारी क्या है? ये हमारी लाल क्रांति है। आप तो इसको वैसे याद कर लोगे, टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, तो कैसी होगी? लाल क्रांति होगी। इसको मत भूलना है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगर बात करें सदाबहार क्रांति, आपको जो नई क्रांति दिख रही है, सदाबहार क्रांति, इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारी खेती में विकास करने के लिए, इस यानी विकास से संबंधित है। किससे? विकास से। तो जो सदाबहार क्रांति है, विकास से संबंधित है। अगर बात करें सर, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति जो है, इसमें क्या आता है? ये हमारी बागवानी से संबंधित है। जैसे कि सेब आते हैं, इसमें सेब हैं और सेब के साथ शहद है, ये सब किस में आते हैं? ये सुनहरी क्रांति में आते हैं। सेब और शहद सुनहरी क्रांति में। सर बात करें अगर श्वेत क्रांति की, तो इस तो हर किसी को मालूम है, श्वेत क्रांति जो है वो है दुग्ध उत्पादन में आती है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरा लिखा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको तो आप समझ ही सकते हैं। सर अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो जो हरित क्रांति है, इसका संबंध किससे है? तो हरित क्रांति फातिह इसको कहते हैं, जो गेहूं है और धान है, इससे संबंधित कौन सी है? ये हरित क्रांति गेहूं और
धान से संबंधित है। अगर साथियों बात करें हम रजत क्रांति की, किसकी? रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? जो अंडे का उत्पादन है, किसका? अंडा। अंडा और मुर्गियों के उत्पादन के लिए रजत क्रांति का उपयोग होता है, इस बात की लिए याद रखना आपको, ठीक है। अगर बात करें सर, आपने ये सब बताया, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इंद्रधनुष क्रांति, ये आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी साथियों। इंद्रधनुष क्रांति जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी, तो इसका संबंध किससे है? देखिए, जो इंद्रधनुष क्रांति है, इसका अर्थ है जितनी भी अब तक मैंने क्रांतियां कराई हैं, सभी क्रांतियों का संबंध इसी से है। सभी क्रांतियों को मिलाकर इंद्रधनुष क्रांति बनाई गई है, इस बात को मत भूलना। इंद्रधनुष क्रांति जो लेटेस्ट आई है आपके लिए, इसको मत भूलना, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भवई इज फोक डांस ऑफ बीच स्टेट, यानी कि भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए आपके सामने ऑप्शंस है, तो भवई कहाँ का है? ये भवई जो है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण फोक डांस है, इसको मत भूलना। चलिए अब हम इन सभी को क्लियर करते हैं। देखिए मैं बात करूं गुजरात, तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण डांडिया है, इसको मत भूलना। डांडिया कहाँ का? गुजरात का डांडिया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और है, उसको मत भूलना, जो बरसाने मथुरा में है, जिसे हम बोलते हैं लट्ठ मार होली बोलते हैं। लट्ठ मार होली कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की ही है लट्ठ मार होली, जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर बात करें घूमर, ये घूमर कहाँ का है सर? तो जो घूमर जो है, ये घूमर कहाँ का? ये है, ये हमारा राजस्थान का है घूमर। बात करें कालबेलिया, ये भी हमारा जो राजस्थान का है। भवई है, कच्छी घोड़ी है, गैर नृत्य है, चारी है, कठपुतली नृत्य, ये सभी ये है क्या है? इन सभी का जो संबंध है वो किससे? राजस्थान से संबंधित है। घूमर, कालबेलिया, भवई, कच्छी घोड़ी, गैर नृत्य और चारी और कठपुतली, ये सभी राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, जो लोक नृत्य हैं, ये राजस्थान की, इनको मत भूलिएगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप इन सभी को समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, जो अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि इसका अर्थ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये स्टार्ट होता है 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? तो ये तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप देना। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ चुके हैं, 9 अगस्त 1942 को होता है। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये पढ़ चुके हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 में, कब सर? 1928 में शुरू होता है, 1928 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, जो असहयोग आंदोलन है 1920 से 1922 तक चलता है असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला जो आपका जो आंदोलन है उसका नाम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत में आता है 1928 में आता है, इस बात को भी मत भूलना। 1928 से संबंधित है साइमन कमीशन। अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 1917 से इसका संबंध है, चंपारण सत्याग्रह। और याद रखना है जो चंपारण सत्याग्रह है साथियों, इसमें महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था 1917 में, और जो कि ये नील की खेती के लिए, किसके लिए? नील की खेती के लिए शुरू होता है, इस बात को मत भूलना, नील की खेती के लिए। और जो राजकुमार राव थे उन्होंने इनको बुलाया था महात्मा गांधी को, ठीक है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, व्हेन वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, ये आपके सामने प्रश्न आ गया। देखिए सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1945 को, ठीक है। राष्ट्रीय जो झंडा है अपना, उसको अपनाया संविधान में, इस बात को मत भूलना। लेकिन हम अभी पहले डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला जो रंग होता है हमारे ध्वज में, पहला होता है केसरी, जो कि हमारी वीरता और साहस का प्रतीक होता है। किसका? वीरता और साहस का, ये बात आप जानती होंगे। जो दूसरा कलर है हमारा, जो कि सफेद है, व्हाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक है। किसका? शांति का, ठीक है।
अब बात करें तीसरे कलर की, जो तीसरा कलर हमारा है वो है हरा। हरा कलर जो है हमारे देश के विकास से संबंधित है, हमारे देश के विकास, उन्नति और उन्नथान के लिए जो हमारा हरा रंग है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ साथियों। अगर आपसे देखिए, जो अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया, तो आप क्या कहोगे सर? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। इस बात को मत भूलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए, अगर बात करें 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में हमारा देश का जो संविधान था उसको अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ये बात याद रखना है। आगे बढ़ो, एक और इसमें पॉइंट रह गया है। 26 जनवरी 1950 को आप जानते हैं हमारे देश का संविधान लागू होता है। और ये पूछे कि बनकर तैयार कब होता है, तो बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को बनता है, मतलब तैयार होता है बनके, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप पूरी क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट और प्रश्न है आपके सामने। देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है। विच रिलेटेड टू विटामिन सी, यानी कि इसका अर्थ है विटामिन सी का संबंध किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंवला है, गाजर, अंडा, दूध, दही। तो डायरेक्टली देखिए, जो विटामिन सी होती है उसके जो खट्टे पदार्थ होते हैं यानी कि आंवले से संबंधित है, इस बात को मत भूलिएगा। अब जानने वाले हैं, जिसका आंसर तो आंवला हो गया सर। अब आपको हमें बताना है सारी जितनी भी विटामिन है उनको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो विटामिन हमारी होती है, विटामिन, इस विटामिन की खोज किसने की थी सर? इस विटामिन की खोज करने वाले थे हमारे फंक भाई साहब, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फंक। और फंक ने इसकी खोज की थी 1901 में। कब की सर? 1901 में फंक ने इसकी खोज की थी विटामिन की। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं विटामिन ए क्या है हमारी सर। देखिए, जो हमारी विटामिन ए होती है इसका जो रासायनिक नाम पूछता है आपसे एग्जाम में, तो रासायनिक नाम होता है इसका हमारा रेटिनॉल। क्या होता है सर? रेटिनॉल इसका नाम होता है विटामिन ए का। ठीक है, अब ये बताइए इससे रोग कौन सा होता है? तो विटामिन ए से रोग इसका साथियों ये होता है रतौंधी। क्या रोग होता है? रतौंधी। जो हमारा रतौंधी रोग होता है इससे विटामिन ए से होता है। रतौंधी का मतलब होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देना, विटामिन ए का मतलब होता है। इससे रोग होता है, रात में कम दिखाई देता है इससे, इस बात को याद रखिएगा। और इसका उपाय क्या है, इसको ठीक कैसे करते हैं? तो विटामिन ए के लिए हमारा सबसे उपाय बढ़िया क्या है? गाजर खाने से अधिक विटामिन प्राप्त होती है हमें, विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन जिससे कि हमें आंखों की रोशनी बहुत तीव्र होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आगे बात करूं विटामिन बी जो हमारी है, विटामिन बी का जो अर्थ क्या है सर? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम पहले वो होता है, उसका नाम है थाइमिन। क्या नाम है सर? थाइमिन इसका सही आंसर है। विटामिन बी का थाइमिन क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। आप मेरी राइटिंग पे बन जाइए, राइटिंग मेरी खराब है। ठीक है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन होता है। और विटामिन बी से रोग होता है बेरी बेरी। क्या होता है सर? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी से, और याद रखना। और विटामिन सी की बात करूँ मैं, विटामिन सी से क्या होता है? तो विटामिन सी से हमारा क्या होता है सर? इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। और बात करूँ विटामिन सी की, जिससे रोग कौन सा होता है सर? इससे फैलने वाला रोग जो हमारा है वो है, क्या है सर? इससे पहली बात तो ये कि इसके उपयोग में खट्टे पदार्थ आते हैं। क्या आते हैं? खट्टे पदार्थ आते हैं। ठीक है, और याद रखना विटामिन सी से जो रोग होता है वो होता है मसूड़ों का फूलना। जो हमारे मसूड़े हैं, इसकी अगर विटामिन सी की कमी होगी तो मसूड़े फूलेंगे, उनसे खून आना, दांतों से खून निकलना, ये विटामिन सी के रोग है। और इस रोग को दूर करने के लिए हमें सर्वाधिक मात्रा में खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, जैसे कि आंवला है, नींबू है। ठीक है, नींबू के अलावा संतरा भी है, ये सब इसमें विटामिन सी में आते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें सर विटामिन डी की ओर चलते हैं, तो जो हमारी विटामिन डी है, क्या है? विटामिन डी दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है जो टोकोफेरल, तो विटामिन ई का होता है। लेकिन विटामिन डी का जो होता है उसको आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, विटामिन डी का जो नाम होता है रासायनिक। अब बात करते हैं फिर विटामिन डी से कौन सा रोग फैलता है। तो याद रखना विटामिन डी से जो हमारा रोग फैलता है उसका नाम है रिकेटस। क्या है? रिकेटस हमारा नाम है विटामिन डी से।
रिकेटस का मतलब होता है जो बच्चों की हड्डियां होती हैं उनका कमजोर होना और सही रूप से शरीर की अंग ना बनना, ये बात याद रखना। विटामिन डी के रोग होते हैं। अब सर इसको दूर करने के लिए सबसे मतलब सर्वाधिक मात्रा में विटामिन हमें किससे प्राप्त होती है? विटामिन डी। तो विटामिन डी साथियों हमारी जो प्राप्त होती है वो होती है सूर्य के प्रकाश से। किसे? सूर्य के प्रकाश से हमें सर्वाधिक विटामिन मिलती है, इस बात को मत भूलिएगा। विटामिन डी से सूर्य का प्रकाश, ये प्रश्न नया ने कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर बात करें विटामिन ई की, तो साथियों विटामिन ई का जो नाम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है। अब आपको बताना है विटामिन ई जो है इसका मतलब होता है कि मांसपेशियों का कमजोर होना। जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारी कमजोरी होती हैं विटामिन ई की वजह से। ठीक है, और इसके जो उपाय हैं वो दूध, दही, मांस, अंडे, वो जानती हैं आप। विटामिन के की बात करें साथियों, जो विटामिन के है इसका जो मतलब जो इसका रोग क्या फैलता है? इससे फैलता है रक्त का थक्का जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जमता है, यानी कि जब आपका खून निकलता है तो उस टाइम पर जो खून है आपका जम जाता है, तो ये इसका रोग होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहाँ तक आप इस सभी को समझ चुकी होंगे विटामिन को। मैंने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो बताना कमेंट में, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला जो प्रश्न है, आपको सभी इतनी पुस्तकें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, अगला है सत्यार्थ प्रकाश बुक इज रिलेटेड टू, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पहले इन सभी को हम निपटते हैं, मतलब इन सभी को पढ़ते हैं, उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश। देखिए साथियों, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक होती है, बेसिकली हमने जो लिखी है ये लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, इस बात को ध्यान रखना है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ से पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसका आपको बताना है। महात्मा गांधी की पुस्तक पहली कौन सी है सर? ये पहली पुस्तक थी इनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, आपको अक्षर लिखने में बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। देखिए, अब आप पूछोगे सर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सुभाष चंद्र जो बोस है, इन्होंने पुस्तक लिखी द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, आगे बात करता हूँ सरोजनी नायडू की। तो इनकी पुस्तक कौन सी? इनकी पुस्तक थी द विंग्स फायर, जो सॉरी ब्रोकन विंग। कौन सी? ब्रोकन विंग इनकी पुस्तक थी, यानी कि टूटे हुए पंख। आगे बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनकी बहुत सारी पुस्तक है। उनमें से प्रसिद्ध कौन सी है सर? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि बार बार एग्जाम्स में आती है। देखिए, अगर बात करें हर्षवर्धन की, किसकी? हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन की दो पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, उनमें से एक आती है रत्नावली। कौन सी? रत्नावली एक पुस्तक है इनकी, एक रत्नावली। और दूसरी की बात करें, दूसरी पुस्तक है प्रियदर्शनी। जो प्रियदर्शनी पुस्तक है इनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, पहली रत्नावली, दूसरी प्रियदर्शनी। आगे चलता हूं। अब बात आता है सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न प्राप्त है, जो कि हमारे देश के, इन्हें क्रिकेट के भगवान भी कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो सचिन तेंदुलकर जो जी हैं, जिनको इनकी जो पुस्तक है इनका नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी पुस्तक है, इसको मत भूलिएगा। प्लेइंग इट माई वे इनकी पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत पुस्तक और है। देखिए, सूरदास की सर आप पूछे कि इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी दो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरदास की कौन कौन सी? साहित्य लहरी और सूरसागर। अगर बात करें सर कालिदास जी की, तो कालिदास जी की भी दो प्रसिद्ध पुस्तक है। उनमें से पहली पुस्तक की बात करते हैं। देखिए, इनकी एक पुस्तक तो इनका नाम है कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम। तो दूसरी रघुवंशम है इनकी पुस्तक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। ये सब पुस्तक इनकी बहुत ही फेमस है, इनको याद रखना, बार बार एग्जाम में इनसे प्रश्न रिपीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेमचंद की। तो प्रेमचंद जो है, इनकी पुस्तक कौन कौन सी सर? इनकी पुस्तक देखिए, एक गोदान है, जिनको आप जानती होंगे, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है। ठीक है, अगर बात करें इनकी एक पुस्तक और है, ठीक है, वो आपको कमेंट में बतानी है, जो कि एक अधूरी पुस्तक रह चुकी थी इनकी, जो कि इनके पुत्र ने उसको पूरा किया था, उसको आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है,
अगर बात करें एक और कवि है जिनकी पुस्तक है, देखिए उनका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी। और उनकी पुस्तक जो है उसका नाम है किताब उल हिंद, किताब अल हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपके सामने जितनी भी पुस्तकें रखी हैं वो एक एक ऐसी पुस्तक है जो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10-10 बार एग्जाम में आई होंगी। ठीक है, आगे चलता हूँ साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने ऐसे टॉपिक से ग्राफ रखूंगा जिससे कि मैं एक ही प्रश्न में आपके सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकूं। देखिए अगला प्रश्न है, द न्यूएस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच स्टेट, यानी कि भारत का सबसे नवीनतम नृत्य किस राज्य का है? आप जानते हैं क्लासिकल डांस हमारे 8 थे, लेकिन हाल ही में नवा भी जुड़ चुका है, उसको भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो उनमें से नवीनतम कौन सा था आप जानते हैं? असम का जो शास्त्रीय नृत्य था उसका नाम क्या था? सत्रिया। सत्रिय नृत्य जो था सबसे नवीनतम था, जो कि 500 वर्ष पुराना है सत्रिया, ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं पहले। उत्तर प्रदेश का हमारा जो क्लासिकल डांस था, शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम था हमारा क्या सर? कथक। क्या नाम था? कथक बोलते हैं इसको। अगर पूछे इसके महान कलाकार कौन थे, तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, जिसके पीछे महाराज है उनको तो आप याद रखना। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और बाकी अन्य। ठीक है, अब बात करता हूँ साथियों केरल की तरफ चलते हैं। तो केरल में कौन कौन से सर? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। बेसिकली जो मोहिनीअट्टम है इसके आप जानते हैं इनके जो कलाकार थे, इनके कलाकार थे हेमा मालिनी की कलाकार हैं, और श्रीदेवी भी इनकी कलाकार थी। ठीक है, और मोहिनीअट्टम जो बेसिकली जो होता है हमारा, ये भगवान विष्णु पर, जो आप जानते हैं शास्त्रों में इसका वर्णन है, भगवान विष्णु ने भस्मासुर को भस्म करने के लिए एक लड़की का रूप धारण किया था, तब उन्होंने उसके सर पर ही हाथ रखवा दिया जिससे कि वो स्वयं भस्म हो गया, और उसमें यही डांस है, इस बात को याद रखना है। बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु जो राज्य है यहाँ का एक प्रसिद्ध है, उसको जानते हैं, जो कि सबसे प्राचीनतम है, इसको प्राचीनतम कहते हैं, उसका नाम है भरतनाट्यम। क्या नाम है सर? भरतनाट्यम। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि सबसे प्राचीनतम नृत्य है, इस बात को मत भूलिएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, अब बात करें हम, लेकिन इससे पहले साथियों जो भरतनाट्यम है आपको बताना है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है उससे कौन कौन कलाकार संबंधित है। तो आप जानते हैं इनसे संबंधित कौन कौन है? बैजंती माला भी इनसे संबंधित है, बैजंती माला बोलते हैं। ठीक है, बैजंती माला है, और भी अन्य नाम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर और भी आपसे पढ़ना, मतलब आपके कमेंट से समझ पाए। ठीक है, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा, तो उड़ीसा से एक नृत्य बनता है जो क्लासिकल डांस है, उसका नाम है ओडिसी। क्या नाम है सर? ओडिसी इसका नाम है, जो कहाँ का है? उड़ीसा का है, इस बात को आप जानते हैं। अगर बात करें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो उसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या नाम है सर? कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अगर बात करें मणिपुर की, कहाँ की? मणिपुर, तो ये कहाँ का है? मणिपुरी इसका नृत्य है, मणिपुरी का। ठीक है, मणिपुरी इसका नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं मैं, जो कि अभी नवीनतम, हमारे 8 नृत्य थे शास्त्रीय, लेकिन नवा जो शास्त्रीय नृत्य है जो हाल ही में बनाया गया है उसका नाम है छऊ नृत्य, जो कि पश्चिम बंगाल का है। अभी इसको पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो जो जिक्र है वो हो चुका है, इसको नवीनतम बनाया जाएगा। ठीक है, तो छऊ जो हमारा नवा बनने वाला है पश्चिम बंगाल का है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए ये इतने भी नाम जो आपके सामने हैं, ये बाला सरस्वती, बैजंती माला, मल्लिका साराभाई, सुब्रमण्यम, अलरम वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणाली साराभाई, ये सब किससे हैं? ये हमारे भारत के सबसे प्राचीनतम नृत्य जो कि तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ये सभी नाम भरतनाट्यम से संबंधित है। सुब्रमण्यम, अलारम वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सबको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी अभी सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपका बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, यानी कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो किश्तवाड़ साथियों कहाँ का है? जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो है जम्मू कश्मीर का। साथियों आगे बात करूं, देखिए आगे हमारा पहला जो आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? ये हमारा लद्दाख का है। कहाँ का? लद्दाख का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि
लद्दाख का यानी पूरे भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ का है? वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही है। अगर बात करूं मैं अगले नेशनल पार्क की, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना होती है 1936 में। ये भी आपको याद रखना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ का है सर? ये उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कहाँ का है? उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट। ठीक है। अगर बात करूं सर सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ का है, तो सुंदरबन जो है आप इसको जानती होंगे, ये पश्चिम बंगाल का, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, जिसकी स्थापना 1984 में होती है। साथियों, और आप जानते हैं ये कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। आगे बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना होती है 1965 में। और गिरी यानी कि गुजरात का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें अगला जो है, उसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में होती है और जिसका हाल ही में नाम चेंज किया गया है। पहले इसको संजय नेशनल पार्क कहते थे, अब इसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है। स्थापना 1981 में होती है। अगर बात करें फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा सिक्किम का है, कहाँ का है सर? सिक्किम का एक फेमस नेशनल पार्क है कंचनजंगा। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 1985.2 इसका एरिया है। इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी है और बहुत इंपॉर्टेंट, जाना मत, ध्यान से पढ़ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एजुकेशनल मिनिस्टर इन 2024? ये कह रहा है कि वर्ष 2024 में कौन शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो शिक्षा मंत्री कौन है सर? ये शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान ही हमारे शिक्षा मंत्री हैं। पहले भी थे, अब भी थे। अब जो नए कैटेगरी में जितने भी हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं, आज इस पूरी एक ही क्वेश्चन में सभी को समाप्त कर दूंगा, वादा रहा मेरा। तो चलिए शुरुआत कर देता हूँ इस प्रश्न की। देखिए, जो अमित शाह हैं, आप जानते हैं, ये हमारे गृह मंत्री थे, गृह मंत्री ही बने हैं। अगली बात करूं, अगला नाम है राजनाथ सिंह, जो कि हमारी एक, ये हमारे क्या थे? ये हमारे सॉरी डिफेंस मिनिस्टर थे। कौन थे? डिफेंस और होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे। और डिफेंस मिनिस्टर का अर्थ होता है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह बने थे। साथियों, अगर बात करूं निर्मला सीतारमण की, जो कि हमारी पहले भी वित्त मंत्री थी, फाइनेंस मिनिस्टर, और अब भी वित्त मंत्री ही हैं। इनको भी याद रखना है आपको। बात करें नरेंद्र मोदी, तो आप कहोगे सर ये तो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुआ, इनके पास भी कोई ना कोई मिनिस्ट्री अवश्य होगी, इनके पास भी कोई मंत्रालय जरूर होगा। तो इनके इनके पास 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय है। उनमें से एक पेंशन मंत्रालय है, एक अंतरिक्ष मंत्रालय है, और एक मंत्रालय जो और है इनके पास, उनको आपको कमेंट में लिखना है। देखिए, अगर हम बात करें फिर जेपी नड्डा, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, हेल्थ मिनिस्टर। जो कि पहले कौन थे? पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? पहले मनसुख मंडाविया थे, लेकिन अब कौन बनाए हैं? जेपी नड्डा बनाए गए हैं। ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे वास्तव में अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है ही, और पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगर बात करें एफ जयशंकर की, तो जो एफ जयशंकर जो है वर्तमान में हमारे देश के जो विदेश मंत्री बने हैं, कौन बने हैं? फॉरेन मिनिस्टर। इनको भी आपको याद रखना है। अभी बहुत सारे मंत्री भी पढ़ने बाकी हैं, सभी को पढ़कर ही जाएंगे, चिंता मत कीजिए, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। देखिए, बात करें नितिन जयराम गडकरी, इनको बनाया है जो सड़क मंत्री है और परिवहन मार्ग मंत्री, इनको कहते हैं नितिन गडकरी को। ठीक है, इनको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम्स के लिए। अगर अगली बात करूं, अगला नाम है अर्जुन राम मेघवाल, जो कि एक महत्वपूर्ण नाम है आप सभी के लिए। इनको कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। किनको? अर्जुन राम मेघवाल को। अगर बात करें सर मनसुख मंडाविया, ये पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अभी जो वर्तमान इनको क्या बनाया गया? इनको युवा मामले और खेल मंत्री अभी वर्तमान में बनाया गया है, मनसुख मंडाविया को। इनको भी आपको याद रखना है। अगर बात करें अश्विनी वैष्णव, एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने आया। जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इनको वर्तमान में रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, और अन्य जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्य होते हैं, इनको मंत्री बनाया गया है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है। और आगे बात करता हूं, अगला जो आपके नाम है, अगला मनोहर लाल खट्टर,
इनको वर्तमान में क्या बनाया गया, इनको बनाया ऊर्जा मंत्री बनाया गया और R1 मंत्री। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। मनोहर लाल खट्टर को क्या बनाया गया है, ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। हाँ, और एक नया नाम आपके सामने इस साल और दिखेगा, शिवराज सिंह चौहान, जिनको वर्तमान में कृषि मंत्रालय इनके पास है। जो हमारा कृषि मंत्रालय है किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान। इस बात को भी मत भूलिएगा, ठीक है। अभी दो नाम और आपके सामने बचे हैं, उनमें से एक है सर्बानंद सोनोवाल, जिनको वर्तमान में जितने भी बंदरगाह हैं, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय इनके पास है, सर्बानंद सोनोवाल के पास। अगर बात करें सर हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक ईंधन गैस जो है इनके पास ये मंत्रालय है, इसको भी मत भूलिएगा, ठीक है। अभी एक नाम और बच रहा है, और वो मंत्रालय कौन सा है सर, उसका नाम है महिला एवं बाल विभाग मंत्रालय। सर आप कहोगे ये किसके पास है, तो इसको भी मत भूलिएगा। ये अन्नपूर्णा देवी जो है, जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्या है, एक मंत्री हैं, इनको भी मत भूलिएगा, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंतजार कर रहा है आपका। देखिए, अब इस प्रश्न को उड़ाएंगे। देखिए, कैपिटल ऑफ नेपाल इज, यानी कि नेपाल की राजधानी इनमें से क्या है। तो साथियों नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। हम बात करते हैं रूस, मास्को जो किसकी राजधानी, ये रूस की राजधानी मास्को है, ये भी आप जानते हैं। अगर बात करें सर बैंकॉक किसकी राजधानी है, तो बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी, किसकी, थाईलैंड की बैंकॉक है। अगर बात करूं सर मनीला कहाँ की राजधानी है, तो मनीला जो फिलीपींस कंट्री है, तो मनीला कहाँ की है, फिलीपींस की है, इस बात को मत भूलिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो टोक्यो, टोक्यो कहाँ की है सर, टोक्यो हमारी जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की टोक्यो। बात करें हनोई, हनोई कहाँ की है सर, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी, हनोई वियतनाम की क्या है, हनोई वियतनाम की है, ये भी याद रखना है। बात करें पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो सर पाकिस्तान की राजधानी हमारी क्या है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद, ठीक है। अगर बात करते हैं चीन, तो चीन की राजधानी आप जानते हैं चीन की क्या है, चीन की हमारी बीजिंग है, ठीक है। और एक राजधानी और है इसकी, दो राजधानी, एक व्यापारिक है और एक स्थानीय है। तो एक राजधानी और है जिसका नाम है संघाई, क्या नाम है, संघाई, ठीक है। अब बात करते हैं सर श्रीलंका का नंबर लेते हैं हम। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी हमारी श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे, श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। आपको भले ही मेरी राइटिंग समझ में ना आए, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, श्रीवर्धनेपुरे कोट्टे। अगर बात करें सर भूटान, भूटान की राजधानी क्या होती है, थिम्पू, भूटान की राजधानी होती है थिम्पू, भूटान की। बात करें नेपाल की, आप पढ़ चुके हैं, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी होती है, काठमांडू, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर म्यांमार की क्या होती है, तो म्यांमार की जो राजधानी होती है उसको आप कमेंट में लिखोगे, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा नाम पेचीदा है। अफगानिस्तान की बात करें सर, तो अफगानिस्तान की क्या होती है, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो राजधानी क्या है सर, कहाँ पर आ गए, ये रहे बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है, ये भी आप जानते हैं। अगर बात करें मालदीव की, तो जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले, मालदीव की राजधानी है माले, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं। इस पूरे क्वेश्चन में जितने भी मैं आपके लिए कैपिटल्स एंड जो कंट्रीज हैं उनको उठा सकता था, मैंने पूरे उठाने की प्रयास किया है। आगे बढ़ता हूँ, और सारे के सारे एशिया महाद्वीप के ये, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, जो अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। देखिए, वेयर वॉज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड रैम इन गारंटेड इन द ईयर ऑफ 2024, यानी कि वर्ष 2024 में भगवान राम जी के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आप इनको कौन नहीं जानता भाई, अयोध्या में हुआ है, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। देखिए, अब हम बात करने वाले डिटेल से। सबसे पहले हम ऑप्शन को उधेड़ेंगे। जो हमारा गुजरात ऑप्शन है, आप जानते हैं आधुनिक समय में यहाँ पर एक सोमनाथ का मंदिर था,
ठीक है, सोमनाथ का मंदिर था जो कि बहुत ही स्वर्ण मंदिर था। और इसको लूटा किसने था? इसको लूटा था महमूद गजनवी। किसने? महमूद गजनवी ने इसको लूटा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी, ठीक है, लूटा था। इस बात को भी याद रखना है। और कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं, जो मंदिर हैं, टेम्पल है। तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है सर? ये हमारा उत्तराखंड में है केदारनाथ मंदिर, ये आप जानते हैं। बात करें बद्रीनाथ मंदिर, ये भी हमारा उत्तराखंड में ही है। आप चाहो तो कभी घूमने भी जा सकते हो, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आते हैं इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लाए हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप याद रखिए इसको। वैष्णो देवी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में आता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है, जो कि सिख गुरु होते हैं, सिखों का प्रसिद्ध मंदिर है ये, सोने का मंदिर, ठीक है, जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है सर? ये वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में है। इस बात को याद रखिए। अगर बात करें स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। और जो अमरनाथ जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर। जो हमारा अंतिम मंदिर है उसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसका प्रश्न एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में ये मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आपके लिए कम से कम 20 से 30 प्रश्न ही रखे थे, उनमें से हमने आपके लिए 12 करा दिए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मैंने तो पूरा प्रयास किया आपके लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमको, और कमेंट में लिखिएगा जय हिंद जय भारत। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर क्लास कैसी लगी, अगर आप टेलीग्राम पर मतलब पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और किसी मुद्दे पर अगर बात करना चाहते हैं तो जय हिंद जय भारत।